बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, लॉ ब्लॉग्स में, वीडियोस में आपने ये सुना होगा कि सरकार अब आपकी संपत्ति नहीं ले सकती। ये इस जजमेंट का एक इंटरप्रिटेशन है, एंड आई वुड से बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं है। It is only taking a part of the judgment and explaining in very loose terms. What I intend to do in today's video is to tell you कि ये judgment exactly कहता क्या है, ये मामला क्या था, और अभी सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है या नहीं, हां तो कब, नहीं तो क्यों नहीं, इसके बारे में जानेंगे। सिंपल ही जानेंगे, लेकिन कोई मिस इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास जजमेंट है, ये 429 पेज का जजमेंट है जो हमने पढ़ा ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े। दिस जजमेंट इज प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। समझिए क्या था कि इन 1990s द महाराष्ट्र government came up with this law called Maharashtra Housing and Area Development Act. It's actually 1970s, not 1990s. 1970s में एक लॉ आया था। अब ये लॉ जो आया, इसमें एक चैप्टर 8 हुआ करता था, 8A। चैप्टर 8A में ये कहा कि जितनी भी संपत्ति है, अगर सरकार को लगता है भाई हम ये संपत्ति लेना चाहते हैं क्योंकि हमें आवश्यकता है, राइट, जनता के लिए आवश्यकता है, सड़क बनाने के लिए आवश्यकता है, हाईवे बनाने के लिए आवश्यकता है, फॉर वट एवर रीजन, इफ द गवर्नमेंट थिंक्स कि ये हमें लेना चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी का जो मंथली रेंट है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके वो कॉम्पनसेट कर दें और ले लें। नाउ द इश्यू इन दिस इज कि रेंट्स उस हिसाब से बढ़े नहीं हैं जिस हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, right? So if let's say you have a property and the property is valued somewhere at around 1 to 2 crores, right? Let's say 2 करोड़ की संपत्ति है। अब उस संपत्ति में आप किराए से दे रहे हैं, मान लीजिए 50,000 रुपए महीने के रेट पर, 50,000 rupees a month you are charging। 100 महीने का रेंट आपको दिया जाएगा। That is, I'm bad at math, but I think it would be around 5 lakh rupees, right? 50 lakh rupees, ठीक है। 50 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पर, और आपसे वो संपत्ति ले ली जाएगी जो कायदे से 2 करोड़ की संपत्ति हो सकती थी, वो आपसे सरकार ले लेती 50 लाख रुपए में, राइट? आपको 1.5 करोड़ का वहां पर नुकसान हो जाता। अब देखिए ऐसा क्यों था, ये लॉ भी क्यों आया। देखिए कोई भी चीज जो हमारे संविधान में हुई है, जो कानून आए हैं, जो जजमेंट्स आए हैं, वो आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ही नहीं आ गए कि सरकार ने सोचा हाँ एक जजमेंट लिख देते हैं और ला करके दे दिया। दैट इज नॉट ट्रू। सो व्हाट हैपेंड वाज, जब भारत आजाद हुआ तब हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में थे, ये आप मानेंगे। हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में थे, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस थे बहुत स्कार्स थे। ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कई साल राज किया, हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज लेकर के गए, बहुत सारी तबाही भी हुई बिकॉज ऑफ सेवरल आउटसाइड रूलर्स एंड ब्रिटिशर्स एंड व्हाट नॉट। हम लोगों ने बहुत सफर किया, द कंट्री इटसेल्फ सफर्ड लॉट, एंड इन दोज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हमारे समाज में भी एक डिवाइड आ गया, राइट? डिवाइड का मतलब कुछ लोग जो ब्रिटिशर्स के क्लोज थे, व्यापार में थे, या फिर कास्ट सिस्टम में कथाकथित रूप से ऊपर आया करते थे, उन्हें बहुत सारी संपत्ति मिलने लगी, और जो भी लोग ऐसे नहीं थे, द अदर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझा कि भाई जिन लोगों के पास है हम उनसे लें और डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली उनके बीच जिनके पास नहीं है। दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड ब्रिंगिंग अबाउट दीज लॉज। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने देखा था राइट टू प्रॉपर्टी लेकर के आए थे। राइट टू प्रॉपर्टी हटा करके फिर उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके संविधान में हम लोगों ने डाल दिया था, आर्टिकल 300A में उसको पटक दिया गया था। और क्योंकि अब ये संवैधानिक नहीं बचा था, मतलब फंडामेंटल नहीं बचा था, इसलिए उसको एनफोर्स कराने के लिए कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता था। और डीपीएसपी में, डीपीएसपी होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ऐसे नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है सरकार को, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ बनाते समय। बाइंडिंग नहीं होते, उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, नहीं, वो सिर्फ डायरेक्टिव है, एक दिशा निर्देश है, पालन करना हो करो, अच्छा होगा करोगे तो, नहीं करते हो तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? दैट वाज द प्रॉब्लम विद डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में हमारे पास जो था
वहां पर ये 39B came into picture. Now see, what happened was this was challenged in 1992. 9 जजेस की बेंच को 2002 में दिया गया था और 2024 में फाइनल फैसला आया. आप समझिए लगभग 2 दशक बाद हमें इसका फैसला देखने के लिए मिला. अब 1978 का यहां एक जजमेंट है जो हमें बहुत कॉमनली सुनने को आ रहा है. इस जजमेंट का क्या है? यह जजमेंट एक दूसरे केस का था, ठीक है, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी की जब हम बात करेंगे, राइट, तो उन रिसोर्सेज में सारी चीजें आती हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, मैनमेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेटली ओन्ड हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा फॉल करता है इसकी परिभाषा में. एंड इसी वजह से इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत सारे कोर्ट्स में लेना जरूरी हो गया, राइट. बहुत सारे जजमेंट्स आए राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर. अभी कुछ समय पहले भी एक जजमेंट आया था और अभी फाइनली एक 9 जज बेंच ने बैठ करके ये वाला जजमेंट निकाला है, विच purports to finally settle the question कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार ले सकती है या नहीं ले सकती, मनमाने दाम पर ले सकती है या कितना दाम देना पड़ेगा, या दाम देने से काम चलेगा या नहीं. शुरू करें. चलो देखो, सिविल अपील नंबर 1012 ऑफ 2002, जैसा मैंने बताया था 9 जजेस बेंच को 2002 में ये मैटर गया था एंड 1992 में इसको फाइल किया गया था, राइट. एंड देयर इज अ बंच ऑफ पिटिशंस, राइट. ऐसा नहीं कि एक उठा करके पिटिशन है उसी को ट्रांसफर किया. देयर इज अ बंच ऑफ पिटिशंस जिनको उठा करके क्लब किया गया एंड इवेंचुअली नाउ दिस मैटर इज बीइंग हर्ड एंड दिस इज अ वेरी वेल रिटन जजमेंट. अगर आप देखो तो आपको यहीं पे शुरुआत में ही पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दिख जाएगा, which is also very important, right, because है इतना सारा पढ़ने के लिए. देखो, let's start यहां से. Before proceeding, it would be appropriate to briefly refer to the provisions of the Constitution which form the heart of the reference and controversy before this court. Article 39B, now understand. Article 39B, a part of the DPSP contained in Chapter 4 of the Constitution, reads as follows. 39B, जिसके अराउंड ही ये पूरा का पूरा मुद्दा है, क्या कहता है? The state shall, in particular, direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. अब इसमें एक बहुत मजेदार आर्गुमेंट भी था. इसमें आर्गुमेंट ये था कि साहब सरकार ले रही है ये संभव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करे वो जरूरी है. खैर उसमें द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि नहीं भाई, इतना नैरो इंटरप्रिटेशन भी नहीं ले सकते. कई बार जब सरकार कोई चीज लेती है अपने कब्जे में तो वो भी कॉमन गुड के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पॉन्ड है, राइट, पानी का, एंड वो मेरा प्राइवेटली ओन्ड है. अब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार, पानी की स्कार्सिटी है तो गवर्नमेंट उससे ले ले, पर इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट उसको सबके हिस्से में बांट दे. गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे में ले ले और उसको मेंटेन करे. Everybody is free to use and utilize that, but it is not distributed amongst the persons of the area, right, of the vicinity. So कोर्ट ने कहा कि हम इतना नैरो भी नहीं जा सकते. It will include both the things, acquiring as well as distributing for the common good. Now, oops, let's move a little bit down. Article 31C. चलो. Second part is 31C. 31C of the Constitution provides certain legislation. अगर आपको याद हो, 31C is a part of the Constitution which was also discussed in the Keshavanand Bharati case. Now see, 31C of the Constitution provides certain legislations a safe harbor and protects them from being challenged under 14 and 19. The only requirement is that the legislation must give effect to principles specified in clause B or C of Article 39. यानी आर्टिकल 39 का जो क्लॉज बी है, क्लॉज सी है, उसके अंतर्गत अगर शासन आपकी संपत्ति ले लेता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी नहीं मिली या 19 के अंदर फ्रीडम नहीं मिली, या ये सारे ग्राउंड्स में आप चैलेंज नहीं कर सकते थे. In a sense, 31C is the yin to the yang of Article 39B, which gives it a unique color and texture and provides it with far-reaching consequences. Once it is established that a particular legislation has the nexus with the principle specified in 39B, 31C provides the legislation with a lifeboat, protecting it from the challenge to constitutionality under Article 14 and 19 of the Constitution. केशवानंद भारती ने कहा था, केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था
कि फर्स्ट पार्ट ऑफ 31C उसको हम अपहोल्ड ही रखते हैं, राइट। एंड द सेकंड पार्ट वाज डिक्लेयर्ड कि नहीं भाई, इतना इतना मतलब अंधी में भी नहीं काम होना चाहिए। चलिए अब इसके रेलेवेंट पैराग्राफ्स की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट, इट इज ऑन पेज नंबर 175। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आपको कमेंट्स में चाहिए होगा, तो ये जजमेंट की ड्राइव लिंक हम अपलोड कर देंगे। ये जजमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कहीं पर भी मिल जाएगा आपको, लाइव लॉ पे मिल जाएगा, बार एंड बेंच पे मिल जाएगा, या फिर आपको एससीआई पर भी ये जजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं मिल पाता है और आप चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम ड्राइव लिंक इसकी अपलोड कर देंगे कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन एरिया में। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। लगभग 450 पेज का ये जजमेंट है। चलिए अब देखो, उप्स तो यहां पर ये कहा गया कि भाई 39B इज नॉट अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, राइट। एम्फेसिस हैज बीन सप्लाइड टू द वर्ड नॉट। यही वो शब्द है जो हम लोग कई बार अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं देख पाते हैं। So Article 39B is not a source of legislative power. The inclusion or exclusion of privately owned resources from the ambit of the provision does not impact the power of the legislature to enact laws to acquire such resources. सिर्फ ऐसा कि भाई उसमें ना तो हमने लिखा है कि प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज आएंगे, ना हमने उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है कि प्राइवेटली ओन्ड नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेचर के पास अथाह पावर आ गई, वो लॉ निकाल करके कोई सा भी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेंगे, ऐसा नहीं इंटरप्रेट किया जा सकता। आगे देखते हैं। Power to acquire private resources in certain situations continue to be traceable to other provisions of the Constitution, including the sovereign power of eminent domain. Acquisition of property, for instance, is a concurrent list subject in entry 42 of the list 3 of 7 schedule. Further, where a legislation falls within the ambit of 39B, the law is only protected against a challenge under 14 and 19 of the Constitution, even if a law is in furtherance of Article 39B and protected by 31C, it is susceptible to a challenge to constitutionality under other provisions of the Constitution, including Article 300A. Very, very beautifully explained कि भाई देखो 31C ने प्रोटेक्शन क्या दिया कि आप आर्टिकल 14 में नहीं चैलेंज कर सकते, आर्टिकल 19 में नहीं चैलेंज कर सकते। आपको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, 14 और 19 इन दोनों से प्रोटेक्शन मिला है। तो आर्टिकल 300A के अगेंस्ट ये जा रहा है, संवैधानिकता के अगेंस्ट ये आपका लॉ जा रहा है, उसके ग्राउंड पर तो हम चैलेंज कर ही सकते हैं। दैट इज व्हाट द जजमेंट सेड। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ऐसे ही लेना छोड़ो। 70 I'd go to page number 185। ओ ज्यादा आ गया। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीजें इसमें कुछ कुछ आप देखेंगे। सी द इंटरप्रिटेशन इज इनकम्पैटिबल विद द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। अब इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हैं, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। मैंने आपको पेज नंबर 1-2 के बाद में 175 दिखाया, फिर अब मैं 184 पे आया हूं, राइट। बीच में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिनको रेफर किया गया है। मफतलाल का केस रेफर किया गया है, आपको बिमल कौर का केस रेफर किया गया है, रंगनाथ का केस रेफर किया गया है। आपको अगर पूरी जर्नी पढ़नी है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इसमें पॉइंटर्स बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान दो, राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड किया गया था फंडामेंटल राइट के तौर पर आर्टिकल 19(1)(f) में और 31 में। सब्सिक्वेंटली राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था पार्ट 3 से, लेकिन एक मॉडिफाइड वर्जन डाल दिया गया था आर्टिकल 300A के अंतर्गत। हालांकि अब उसको फंडामेंटल राइट नहीं कहते हैं, लेकिन उसको आज भी एक संवैधानिक और मानवाधिकार के रूप में माना जा सकता है। उसका स्कोप 300A का स्कोप डिस्कस हुआ था कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस बिमल कुमार शाह के केस में, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने उसको चर्चा करते हुए ये कहा था कि भाई टू assume that constitutional protection gets constricted to mandate of a fair compensation would be a disingenuous reading of the text and, shall we say, offensive to the egalitarian spirit of the Constitution. Continued saying that a post-colonial reading of the Constitution
cannot limit itself to these components alone. A binary reading of the constitutional right to the property must give way to more meaningful retentions where a larger right of the property is seen as comprising intersecting sub-rights, each with a distinct character but interconnected to constitute the whole. These sub-rights weave themselves into each other, and as a consequence, state action or the legislation that results in the deprivation of private property must be measured against this constitutional net as a whole and not just one or many of its stands. कितनी सही बात बोली उन्होंने, ये कहा कि भाई देखो, सिर्फ ये नहीं कि तुमने पैसा दे दिया और संपत्ति ले ली और हो गया। अगर हम सिर्फ पैसे देकर प्रॉपर्टी लेने की बात करें ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वेरी स्पिरिट गेट्स अफेक्टेड, राइट? उसका जो मूल संरचना है, उसका जो थॉट है संविधान को बनाने का, इन क्लॉजेस को डालने का, आप उसको पूरी तरह डिफीट कर रहे हो, राइट? What you need to do is, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते, मुझे ये प्रॉपर्टी जरूरी लग रही है, क्यों? मुझे यहां से रोड निकालनी है, तो मैं इसको थोड़े से पैसे दे करके इसकी संपत्ति ले लेता हूं। भाई अब गवर्नमेंट भी जो डिसाइड करती है, सी आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट रेट्स एंड मार्केट रेट्स आर वेरी डिफरेंट। अभी रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज इन द न्यूज़पेपर इन दिस सिटी ऑफ भोपाल, जिसमें कहा था कि कलेक्टर गाइडलाइंस के रेट बढ़ने वाले हैं। जो रेट बढ़ने वाले थे, उसमें जो अपडेटेड रेट्स हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिले, वो एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया में था, 12,500 रुपए स्क्वायर फीट। आज उस एरिया में आप अगर कोई जमीन खरीदने जाएंगे तो आपको लगभग 25,000 रुपए स्क्वायर फीट पड़ेगा। 12,500 और 25 में हाफ का डिफरेंस है। गवर्नमेंट रेट और मार्केट रेट में बहुत अंतर आता है। एंड गवर्नमेंट रेट से आप ज्यादा भी दे रहे हो तो भी व्यक्ति का जितना इन्वेस्टेड है, चाहे वो उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो, उस व्यक्ति के लिए पैसा ही सिर्फ मायने नहीं रखता है। दैट इज व्हाट द कोर्ट वाज ट्राइंग टू से। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे कंक्लूजन का एक पार्ट है। हालांकि इसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स आपको मिलेंगे, मैं आपको सिर्फ जो प्राइमरी जो मेन जजमेंट है उससे गो थ्रू करवा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, इस जजमेंट में अभी आप बीच में देखेंगे तो ये भी कही गई है कि मटेरियल रिसोर्सेज क्या होता है, कॉमन गुड क्या होता है, मटेरियल रिसोर्सेज में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, कॉमन गुड के लिए जरूरी होना क्या होता है, और मस्ट हैव एंड गुड टू हैव क्या होता है, राइट? सो ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस हुई हैं। नाउ क्योंकि इट इज अ 9 जज बेंच, सभी ने अपना अपना जजमेंट दिया है, राइट? एंड उन सबके जजमेंट्स हैं, इस कारण से ये 450 पेज का है। ये जो पहला जजमेंट था, हम अभी उसको गो थ्रू कर रहे हैं। इसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपना पार्शियल कुछ डिसेंट दिया है, कहीं पर अग्री किया है, कहीं पर डिसएग्री किया है। उन्होंने ये कहा कि भाई जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो स्टेटमेंट था उसको इतना हार्श क्रिटिसिज्म नहीं देना चाहिए था। देखिए, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जब जजमेंट दिया था 1978 में, सामाजिक व्यवस्था कुछ और थी। साल 2024 में सामाजिक व्यवस्था कुछ और है। 1978 और आज के समाज में जमीन आसमान का अंतर है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। उस समय जो जज की मानसिकता थी, जो भारत की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, और आज जो लोगों के सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। और उसी हिसाब से, although that judgment was right on its part, it cannot be said कि वो पूरी तरीके से गलत था। आज हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, इज अनदर पॉइंट ऑल टुगेदर। अब इसमें आपको डिसेंटिंग जजमेंट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको कॉन्करिंग जजमेंट्स भी मिलेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दी मोटा मोटा पूरा हिसाब। सो कंक्लूजन क्या कहता है, ध्यान दो। Article 31C, to the extent it was upheld in the Keswanand Bharti case, remains in force. Done. Majority judgment in Ranganatha Reddy, ये वही कृष्णा अय्यर साहब वाला केस, expressly distant itself from the observation made by Justice Krishna Iyer on the interpretation of Article 39B. Thus, a co-equal bench of this court in Sanjeev Kok erred by relying on the minority opinion. The single sentence observation in Mafatlal to the effect that material resources include privately owned resources is not a part of ratio decidendi, hence is not binding on the court. ठीक है? अभी पहले 3 कंक्लूजन्स में उन्होंने ये बोला है कि साहब देखिए, प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्सेज की परिभाषा में नहीं ही आएगी, ये हम मान करके चलते हैं। ठीक है? अब आगे देखो, सवाल ये है, अभी ज्यादातर हम जो देख रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले सकती है या नहीं। लोग कह रहे हैं और भी चीजें देखनी पड़ेंगी,
और भी चीजें क्या, वो इन कंक्लूजन्स में आओ देखते हैं। समझो, सीधा सीधा सवाल जो इस बेंच को दिया गया है वो ये है कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, जैसा 39B में दिया है, उसमें प्राइवेटली ओन्ड संपत्तियां आएंगी या नहीं। थ्योरेटिकली आएंगी, फ्रेज मे इंक्लूड प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब हमेशा नहीं आएंगी, आ सकती हैं, ऐसा डालने की बात की है। हाउएवर, this court is unable to subscribe to the expansive view adopted by the minority judgment authored by Justice Krishna Iyer and Ranganatha Reddy and subsequently relied on by this court in Sanjeev Kok. Not every resource owned, ध्यान देना, not every resource owned by an individual can be considered a material resource of the community merely because it meets the qualifier of material needs. हमें हाईवे बनाना है, हमें फ्लाईओवर बनाना है, हमें रोड बनानी है मटेरियल नीड्स, चलो, पर जस्ट बिकॉज वो एक मटेरियल नीड है, मतलब ये नहीं है कि वहां उस व्यक्ति की संपत्ति एक मटेरियल रिसोर्स भी होगा। आगे देखिए, the inquiry about whether resource in question falls within ambit of 39B must be, now this is the part जिसको मैं underline करूंगा, must be context specific, subject to non-exhaustive list of factors such as nature of the resource, its characteristics, the impact of the resource on the well-being of the community, the scarcity of the resource, the consequences of the resource being concentrated in the hands of private players. The private trust doctrine evolved by this court may also help identify resources which fall within the ambit of the phase material resources of the community. ठीक है, अब आपको समझ आया कि यहां पर पूरी तरीके से मना नहीं किया है कि सरकार आपकी संपत्ति ले ही नहीं सकती, बिल्कुल ले सकती है, डेफिनेटली ले सकती है, पहले भी ले सकती थी, अभी भी ले सकती है, पर पहले क्या, पहले बहुत फ्री हैंड था। पहले यह था कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी हमको चाहिए, इधर से ये रोड निकलेगी, इस व्यक्ति की संपत्ति हम लेंगे, इसको हम इसके डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी इसका जो गवर्नमेंट रेट है उससे डबल दे देंगे, ठीक है, तो डबल जमीन दे दी, डबल पैसा दे दिया, एंड डन। यहां ये कहा है कि भाई आप जिस रिसोर्स को अक्वायर करना चाह रहे हो, कंटेक्चुअली देखो, क्या इस रिसोर्स का नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितना स्कार्स है, क्या आपको और कहीं जमीन नहीं मिलेगी, क्या आपको और कहीं पानी नहीं मिलेगा, राइट, उस हिसाब से कितना स्कार्स है, कितना कम कम पाया जाता है, उसका क्या इंपैक्ट होगा कम्युनिटी की वेलबींग पर, और अगर वो प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में रहे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब इससे होगा क्या, देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाना बंद नहीं करेगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अक्वायर करना बंद नहीं करेगी। नाउ दीज क्राइटेरिया आई एम सॉरी, इनके अंतर्गत उन्हें पॉलिसी बनानी है। नाउ दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। आपने मेरी संपत्ति अक्वायर करी, आपने कहा हाँ हाँ ये चेकबॉक्स फिल हो रहे हैं, मेरे हिसाब से ये चेकबॉक्स फिल नहीं हो रहे, हम फिर कोर्ट गए, हमने फिर लड़ाई करी, अब कम से कम एक संतुष्टि ये है कि कोर्ट के पास कुछ गाइडिंग फैक्टर्स हैं कि हां इसके अंतर्गत ही हमें डिसाइड करना है। इससे पहले तो पूरा डिस्क्रेशन था, इससे पहले तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर थी और पूरा डिस्क्रेशन था। अब कम से कम देयर आर सर्टेन गाइडिंग फैक्टर्स जिनके बेसिस पर यहां पर जजमेंट जो है वो सुनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The term distribution has a wide connotation. The various forms of distribution which can be adopted by the state cannot be exhaustively detailed. However, it may include vesting of the concentrated resources in the state or nationalization. In the specific case, court must determine whether distribution subserves the common good. ये ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पार्ट है इस जजमेंट का। इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो ऐड की गई हैं, कुछ चीजें हैं जिनसे डिसेंट किया गया है बाय द अदर जजेस। अगर आप चाहें तो इस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, बट जो क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया है, टू द पॉइंट, रेफरिंग टू द वेरी जजमेंट इटसेल्फ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये ऐसा करंट अफेयर है जो अब सब्सटैंटिव में जा रहा है, यानी कि स्टैटिक जीके में ये जाने वाला है, करंट लीगल अपडेट भी है, एंड दिस इज समथिंग जो आपके लिए बहुत काम का होगा इन ऑल द अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।